हाँ जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, 1920 से पहले जितनी भी थ्योरीज थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वो सारी की सारी हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। और वो क्या कहते थे कि जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्योर या परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसी मार्केट स्ट्रक्चर की जो अजम्पशंस थी, large number of seller and buyer, homogeneous product, free entry and exit, profit maximization, no government intervention, ठीक हो गया। इन्हीं चीजों को एज्यूम कर कर तमाम के तमाम जो इकोनॉमिक एनालिसिस थे ना वो करते थे। परफेक्ट कंपटीशन के साथ मोनोपोली भी एग्जिस्ट करती थी अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट 1920 1930 तक, ठीक हो गया। यानी कि ग्रेट डिप्रेशन के आने से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1913 टू 1916 हम कंसिडर करते हैं। उस वक्त ये मार्केट स्ट्रक्चर वो कहता है एग्जिस्ट करते थे और इन्हीं के ऊपर बात होती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। जो इनकी अजम्पशन हमने परफेक्ट कंपटीशन को ज्यादा टारगेट किया गया कि जो चीजें हमने एज्यूम की थी परफेक्ट कंपटीशन में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, लार्ज नंबर सेलर ऑफ बायर्स में हम ये देखते थे कि इंडिविजुअल फर्म्स इफेक्ट नहीं कर सकती मार्केट्स को, पर वो देखा हमने इन रियल वर्ल्ड ऐसा होता था कि जो इंडिविजुअल फर्म है वो भी इफेक्टिव थी। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी नहीं थी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स थी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमें मिल गए जो कि थ्योरीज पढ़ाई जाती थी, जो मॉडल या जो पॉलिसीज बनाई जाती थी जिस मार्केट स्ट्रक्चर को माइंड में रखकर, वो चीजें बहुत सारी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1933 में ना आर्टिकल्स लिखे जिसमें उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करवाया। इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले इकोनॉमिस्ट कौन थे, एक एडवर्ड ऑस्टिन चैम्बेरियन का नाम है, और दूसरे हैं जॉन रॉबिन्स, ठीक हो गया। जो जॉन रॉबिन्सन है, अब इसका जो टेन्योर है वो 1899 टू 1967, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था। और इसका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो न्यू क्लासिकल था, ठीक है। दूसरी साइड पर जॉन रॉबिन्सन 1903 टू 1983, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। और जो इसका ताल्लुक पोस्ट कैनेडियन स्कूल ऑफ थॉट से था। अभी इन्होंने दो आर्टिकल्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इन आर्टिकल्स में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, चैम्बेरियन का जो मॉडल था उसका नाम, उसका जो आर्टिकल था उसका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस में पब्लिश हुआ, कैम्ब्रिज प्रेस, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे जॉन रॉबिन्सन, इनके इनके आर्टिकल का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इन लोगों ने 1933 में ये आर्टिकल्स लिखे, जो जिन्होंने एक नया मार्केट स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें चैम्बेलियन और जॉन रॉबिन्सन का नाम आता है, एक इनमें पोस्ट केनेजियन था और दूसरा हमारे पास न्यू क्लासिकल था। इन्होंने ये कहा कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें टू क्वालिटीज पाई जाती हैं, यानी कि जो आपने अभी तक टू एक्सट्रीम केसेस पढ़े हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। वो कहता है इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, यानी कि इसमें कुछ जो आप कह लें कि क्या कहेंगे इसे, कुछ रोल कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मोनोपोलिस्ट की होंगी और कुछ कंपटीशन की। जब हम पढ़ेंगे इसके अजम्पशन तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज़हन में रखेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि इसमें इस कंपटीशन के अंदर, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। वो कहता है कि इधर लार्ज होंगे पर रिलेटिवली लार्ज होंगे। ठीक हो गया, इधर क्या था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। इधर हमने एक नया वर्ड यूज किया इसमें, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सेलर एंड बायर तो बहुत ज्यादा है, मगर इधर जो प्रोडक्ट होती है ना वो डिफरेंशिएटेड होती है। जो इधर हमने पढ़ा था कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट, इधर जो प्रोडक्ट होगी वो डिफरेंशिएटेड होगी। जैसा कि सोप हमारे पास डिफरेंट ब्रांड के होते हैं, डव है, लक्स है, कैपरी है और बहुत सारे हैं। अब जो लोग डव यूज कर रहे होते हैं उन्हें पता है कि इसका सब्स्टिट्यूट लक्स भी है, कैपरी भी है, पर वो जो इसके कंज्यूमर होंगे, जो इसके बायर होंगे, वो अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल होते हैं, लॉयलिटी होती है उसके, यानी वो कहते हैं हम काफी अरसे से ये डव साबुन ही यूज करते आ रहे हैं। तो फिर डव साबुन में इस वजह से थोड़ी मोनोपोलिस्टिक पावर आ जाती है। जो इसका प्रोड्यूसर है उसको पता चल जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ कि जो मेरा कंज्यूमर है वो मेरे साथ लॉयल है, अगर मैं थोड़ी कीमत चेंज भी कर देता हूँ तो वो मेरी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेगा। इस वजह से यहाँ रिलेटिवली लार्ज का वर्ड यूज किया गया है कि नो डाउट इसके जो कंपटीटर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया, मगर जो प्रोडक्ट बनाने वाला है अगर वो थोड़ी अपनी प्राइसेस को चेंज करता है, स्टाइल थोड़ा चेंज करता है, तो उसके पास ये पावर पाई जाती है। ठीक हो गया। दूसरा, हमने जब परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या दिया था, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था कि जो फर्म्स थी उनकी सुमेशन, मगर वो प्रोडक्ट्स कौन सी बनाती थी, होमोजेनियस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इधर जो फर्म्स हैं प्रोडक्ट कौन सी बना रही है, हेट्रोजीनियस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। इनकी जो समेशन होगी उसको वो प्रोडक्ट ग्रुप का नाम देता है। अब इस प्रोडक्ट ग्रुप में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल की जाएंगी जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी
एंड क्रॉस इलास्टिसिटी हाई हो, आपस में उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी हाई हो। और प्राइस इलास्टिसिटी हाई होने का क्या मतलब है, इस प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो सब चीजें प्रोडक्ट जो ग्रुप होगा हमारा उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो पहली असम्पशन इसकी क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होंगी वो हमारे पास रिलेटिवली लार्ज सेलर एंड बायर होंगे। ठीक हो गया। मगर उनके पास थोड़ी सी मोनोपोली पावर भी होगी। वो किस वजह से कि जो ब्रांड होता है वो दूसरे ब्रांड से डिफरेंट होता है और जो कंज्यूमर होता है वो उससे थोड़ा लॉयल होता है। और सेकंड प्रोडक्ट इधर क्या होगी, डिफरेंशिएटेड होंगी, हेट्रोजीनियस होंगी, होमोजीनियस नहीं होंगी। मगर तमाम प्रोडक्ट्स एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कंसीडर होंगी। इनकी प्राइस इलास्टिसिटी और जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो सकती है ग्रुप में, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की खास इंटरवेंशन नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में एंटर होने से रोके। फोर्थ गोल इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फर्म्स का गोल होगा इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन, वो प्रॉफिट अर्न करना होगा, मैक्सिमाइज करेगी वो प्रॉफिट। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने 4 कंडीशंस पढ़ी शॉर्ट रन के अंदर, उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी था, नॉर्मल प्रॉफिट भी था, लॉस भी था, ब्रेक और शट डाउन पॉइंट भी था। मोनोपोली के अंदर भी हमने देखा शॉर्ट रन गेम में कि वो लॉस भी में भी जा सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि ये शॉर्ट रन में भी एबनॉर्मल या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे और इन शॉर्ट रन से ही मिलकर डिफरेंट शॉर्ट रन पीरियड मिलकर ही लॉन्ग रन पीरियड्स को ड्राइव करेंगे। और हर एक शॉर्ट रन दूसरे शॉर्ट रन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि एक शॉर्ट रन जो आपका होगा वो दूसरे शॉर्ट रन के ऊपर डिपेंड नहीं कर होगा। जो आपकी पहले शॉर्ट रन पीरियड में आपकी क्या पॉलिसी थी और फ्यूचर में क्या होगी, ये आपस में इंटरलिंक नहीं होगी। तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लॉस में नहीं जाएंगे, ना ही शॉर्ट रन में और ना ही लॉन्ग रन में। छठी असम्पशन इसमें होगी, द फर्म एज्यूम टू बिहेव एज इफ इट्स नोज डिमांड कर्व विद सर्टेनिटी। यानी कि ये फर्म यहाँ हम एज्यूम करके चलेंगे कि जितने भी ये ब्रांड सेल कर जितने भी ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड सेल हो रही हैं, हर फर्म्स को अपनी कॉस्ट का भी पता है और अपने डिमांड का भी पता है। और जब इनको अपनी डिमांड और कॉस्ट का पता है तो इस अजम्पशंस को हम क्या कहते हैं, ह्यूरिक अजम्पशंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हमने नई चीज पढ़ी वो क्या हुआ कि हमारे पास जो गुड है वो डिफरेंशिएटेड है, हेट्रोजीनियस है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, जो फर्म्स हैं उनकी जो समेशन है उनको हम प्रोडक्ट ग्रुप कहते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स शामिल होंगी, एक होती है टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स, एक होता है इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये प्रोडक्ट ग्रुप होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसमें दो तरह की आप प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स। टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है कि वो सेम वर्ड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जैसे कि एक साइड पर हमारे पास मेहरान है गाड़ी जिसकी प्राइस नियर टू हम 20 लाख कर लेते हैं, और दूसरी साइड पर हम ले लेते हैं कंटेस्ट, ये फर्ज करेंगे 42 लाख। अब दोनों जो सब्स्टिट्यूट्स तो हैं दोनों, और दोनों वार्ड्स सेम वार्ड्स को सेटिस्फाई करती हैं जो ट्रेवल करने के लिए यूज होती हैं।
मगर इनकी प्राइसेस के अंदर क्या है, फर्क है। दूसरी साइड पर हम लेते हैं मेहरान और आल्टो। मेहरान सपोज 20 लाख और आल्टो को हम 25 लाख कर लेते हैं। नियर टू प्राइसेस करीब हैं, प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है और वाट्स जो है उसको भी सेम सेटिस्फाइड करते हैं। तो जो प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर जो चीज जो दो सब्स्टिट्यूट्स हमने शामिल कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट। इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स वो होंगे जब हमारी प्राइसेस भी सेम होंगी और जो वाट्स हैं वो भी सेम सेटिस्फाइड हो रही होंगी, उसको इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स कहेंगे। जब प्राइसेस में डिफरेंस है पर वाट्स वो सेम सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उसे हम टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो रियलिस्टिक है। आप शैम्पू में देख लें, आप क्लॉथ ब्रांड्स देख लें, शूज को देख लें, कुछ भी आप देखें तो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इजीली मार्केट के अंदर नजर आ जाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें हम किन किन चीजों का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटा सा कंसेप्ट समझाने के लिए भी हमें सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, कमेंट्स सही है। अच्छा जी, अब हम इसके 3 मॉडल्स डिस्कस करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि किस तरीके से फर्म्स परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला आ जाता है इसमें इक्विलिब्रियम विद न्यू फर्म एंट्री इन द इक्विलिब्रियम of the firm with new entry। तो कहता है सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, ये पहला मॉडल है, इसमें ये डिमांड कर रहे हैं हमारा इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये हमारा एम मार्कर, ये सपोज डेट हमारा एमसी है। ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं और ये कॉस्ट है। फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या कर रही है, अर्न कर रही है। अब हुआ क्या कि इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए न्यू फर्म्स की एंट्री हो जाती है जी। अब ये जो डिमांड कर्व है ना, ये फर्ज करें 100 पीपल्स को सप्लाई दे रहा है किसी भी प्रोडक्ट की। तो जब नई फर्म्स आएगी उसने भी अपनी जगह बनाना है, तो कुछ इस फर्म्स के जो कस्टमर हैं वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसका जो डिमांड कर्व है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये नीचे की तरफ इसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है कि न्यू फर्म्स की क्या हुई है, एंट्री हुई है। जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म थी उसकी डिमांड क्या हो गई है, नीचे की तरफ चली गई है। और ये इसका नया ये इसका नया MR2 AD2 अब MCMR को इधर इंटरसेक्ट करेगा, ये पहले से कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा और नए फर्म्स आने की वजह से इसको प्राइस भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। पहले जो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा था, अब ये क्या करेगा, प्राइस और एवरेज कॉस्ट इसके आपस में बराबर हो गई, यानी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, ये इसका फर्स्ट मॉडल है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विद न्यू एंट्री इन द प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, न्यू एंट्री इन द प्रोडक्ट ग्रुप। इधर एक चीज हमने यहाँ देखनी है कि जब फर्म्स इक्विलिब्रियम पर होगी तो यहाँ पर हमारा प्राइस और एवरेज कॉस्ट यहाँ हमारी इक्वल होगी। इसका हम बाद में कंपैरिजन भी करेंगे विद परफेक्ट कंपटीशन के साथ। सेकंड, इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये होती है कि इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन, इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन, क्योंकि हम हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट हैं, एक दूसरे के कंपटीटर हैं। अगर न्यू एंट्री ना भी हो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म है वो प्राइस को कम कर कर जो दूसरी फर्म्स के कंज्यूमर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसमें एनालिसिस के अंदर हम दो तरह के कर्व को डिस्कस करेंगे, ये डी, इसको मार्केट डिमांड कर्व या एक्चुअल सेल कर्व भी हम कहते हैं, और दूसरी साइड पर ये इंडिविजुअल फर्म्स का डिमांड कर्व, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर प्राइस और क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन होती है। अब यहाँ पर सपोज ये P1 ले रहे हैं, P0 ले रहे हैं, X0 जितनी भी प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर फर्म्स हैं, हुआ क्या कि यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट था, इनमें से किसी फर्म ने अपने प्राइस को कम किया। प्राइस कितना कम किया, ये प्राइस कम कर P1, यही एक्सपेक्ट कर रही थी फर्म्स कि मेरी इतनी सेल बढ़ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, पर दूसरी फर्म्स भी सेम ऐसे ही रिएक्ट करेंगी जैसे इसने रिएक्ट किया। तो जब इसने प्राइस कम की, सबने प्राइसेस कम की, तो जो नया जो हमारा फर्म्स का जो ये इंडिविजुअल्स का फर्म्स का डिमांड कर्व है या सेल कर्व है, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट है। फिर भी ऐसे ही चलता रहा कि इसने और प्राइसेस कम कर दी। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो डिमांड है यहाँ तक इंक्रीज होगी, बट एक्चुअल में वो क्या हुई है, इधर तक इंक्रीज हुई है। ये डी कर्व और नीचे की तरफ से शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, एम आर को बनाते हैं। एम आर इनका भी है ऊपर वालों का, बट उनका अभी एम आर बनाने की हमें जरूरत नहीं। इस पॉइंट पर एम आर बदल गया। ये डायग्राम समझाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको ये है, अगर इधर से मॉडल्स के में से एमसीक्यूज आए तो आप लोगों को इसका पता हो। इधर से ये मेरा एमसीक्यू, इक्विलिब्रियम प्राइस इधर डिटरमाइंड हो जाती है, और ये मेरी प्राइस है। इस पॉइंट के ऊपर ये मेरा एमसी है, ये एसी हो गया, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अगर हम जब मैं पहले था यहाँ मेरी प्राइस थी और ये मेरी क्या थी, एवरेज कॉस्ट थी।
तो मैं क्या था, एबनॉर्मल प्रॉफिट पर था। तो फर्म्स ने क्या कर दिया, प्राइस वॉर स्टार्ट कर दी। तो इन द लॉन्ग रन ये प्राइस वॉर स्टार्ट रहेगी। ये कब तक स्टार्ट रहेगी, जब तक हम इस पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाते जहां पर हमारी प्राइस और एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर है। तो ये मेरे पास क्या है, सेकंड मॉडल है। पहला मॉडल क्या था, पहला मॉडल था एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। सेकंड क्या हो गया, प्राइस कंपटीशन। और थर्ड होगा एंट्री एंड प्राइस कंपटीशन। तो वो डायग्राम इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें होगा क्या कि जो आपका डिमांड इंडिविजुअल फर्म्स का डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट भी होगा और प्राइस वार भी स्टार्ट रहेगी। एट द एंड आप किधर आ जाएंगे, जहां पर प्राइस और एवरेज कॉस्ट आपस में आपके बराबर है। इन द लॉन्ग रन हमें यही देखने को मिलेगा कि जो फर्म है वो किधर होगी, ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर होगी। तो थर्ड डायग्राम्स को हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसी से हम आइडिया ले लेंगे कि उसमें क्या हो रहा होगा हमारे साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी पीसी एंड एमसी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा कि ये हमारा प्राइस होता है, ए आर, एम आर, एम सी, ए सी। ठीक हो गया। और इधर हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ए आर, एम आर, एम सी, क्वांटिटी एंड पी। और इन द एंड हम किधर पहुंच जाते थे, हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होते थे। ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, पर हम किधर प्रोड्यूस कर रहे होते थे, एक्सेस कैपेसिटी। ठीक हो गया। और यहां हम इसकी मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इधर हम मिनिमम कॉस्ट तो इधर है हमारी, पर हम मिनिमम कॉस्ट से पहले ही एक्सेस कैपेसिटी पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरा, इसमें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एम सी, एम आर, ए सी और पी आपस में बराबर होते हैं। इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एम सी और एम आर बराबर होते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर जहां पर हमारी प्राइसेस होती है, प्राइस और ए सी आपस में बराबर होते हैं। बट हमेशा जो प्राइस होती है वो मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर ही होती है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी एमसी और एमआर नीचे होती है और प्राइस हमारी ग्रेटर होती है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस। तो यहाँ हमें ये बताना होता है कि यहाँ पर जो हमारी प्राइस और मार्जिन रेवेन्यू या मार्जिन कॉस्ट, क्योंकि दोनों सेम ही होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ये आपस में बराबर होती हैं। और यहाँ हमारी जो प्राइस है वो ज्यादा होगी और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कम होती है। तो डायग्राम में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, ये गैप आया हुआ। और ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं है, रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो बेस्ट नहीं होती। ऑप्टिमम पॉइंट्स के ऊपर हम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर पैदा नहीं कर रहे होते। यहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है और प्रोडक्ट चेंज करने, प्रोडक्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, पैकिंग चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो प्राइसेस होती हैं वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा होती हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है कॉर्डसेनियस की बुक से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख भी दिए हैं और आपको बता भी दिए हैं, तो यहाँ से ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली का हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं।
कल से प्रॉपर ऑलिगोपोली को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं एंड करूंगा ये नॉन क्लूसिव ऑलिगोपोली। हाँ जी, डेड वेट इधर है। जहाँ भी इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी की बात आएगी तो वहां डेड वेट का लाजमी जिक्र होगा। तो जो मैंने आप लोगों को कहा है ना कि कंपैरिजन पढ़ना है कॉट्सनियस की बुक से, वहाँ वो जब आप ये चीजें पढ़ेंगे थ्योरेटिकल इजी चीजें हैं, तो वहां से आपके काफी एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ऑलिगोपोली क्या है जी? ऑलिगोपोली ऑलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर फ्यू फर्म्स होती हैं जो मार्केट और मार्केट की आउटपुट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा लार्ज, फिर हमने पढ़ी सिंगल फर्म्स, उसके बाद रिलेटिवली लार्ज आ गया, अब क्या आ गई? फ्यू फर्म्स। ये भी टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने माइक्रो में आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई स्पेसिफिक टाइम कैलेंडर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होते, ये सब की सब टेक्निकल टर्म्स होती हैं। फ्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई फर्म्स चाहे तो वो पूरी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट ग्रुप की आउटपुट को और प्राइसेस को चेंज कर सकती है। ठीक है, अब हम अक्सर बुक में पढ़ते हैं कि क्यू का मतलब 3 है, 4 है, 7 है, 9 है। हाँ जी, ये हो सकते हैं पर एग्जैक्ट ये नंबर नहीं है। समटाइम 25 भी फ्यू हो सकते हैं, हो सकता है कि 9 भी फ्यू ना हो। मार्केट का स्ट्रक्चर इतना छोटा हो कि एक फर्म इनमें से चाहे वो मार्केट को डिस्टर्ब ना कर सके, और हो सकता है कि 100 फर्म्स हैं, ठीक है, पर उनके सामने मार्केट इतनी है, इनमें से एक फर्म्स भी अगर अपनी आउटपुट को चेंज करे तो पूरी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो फ्यू का मतलब क्या है? फ्यू का मतलब ये है कि अगर जो प्रोडक्ट ग्रुप है या इंडस्ट्री है उसमें से अगर कोई फर्म चाहे आउटपुट को चेंज करना या प्राइसेस को चेंज करना, वो इजीली कर सके, तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऑलिगोपोली कहेंगे। ठीक हो गया? ऑलिगोपोली के अंदर प्रोडक्ट कैसी होती है? क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ा कि होमोजीनियस होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंशिएटेड होती है। तो ऑलिगोपोली के अंदर दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, प्योर ऑलिगोपोली होती है, एक डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली होती है। ठीक है, प्योर ऑलिगोपोली के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगी, और डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली के अंदर नॉन नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट या हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक हो गया? अब ऑलिगोपोली को विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन दो मार्केट स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को हम कहते हैं क्लूसिव ऑलिगोपोली, एक होती है नॉन क्लूसिव ऑलिगोपोली। ठीक हो गया? क्लूसिव ऑलिगोपोली में क्या होता है कि जो फ्यू फर्म्स होती हैं ना, ऑलिगोपोली में मैंने क्या बताया, फ्यू फर्म्स होती हैं, जो फ्यू फर्म्स हैं वो आपस में ना क्लूजन कर लेती हैं। ठीक है, आपस में इत्तेहाद कर लेती हैं और उनके पास क्या आ जाती है? मोनोपोली पावर है। ठीक हो गया? लाइक वो मोनोपोलिस्ट एक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ऑलिगोपोली कहते हैं। इसमें टू मॉडल्स हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कार्टेल। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो क्लूसिव ओलिगोपोली है ना, इनकी भी फर्दर टू टाइप्स आ जाती है। एक होता है टैसिट क्लूजन। टैसिट क्लूजन का मतलब होता है खुफिया इत्तेहाद, और एक का मतलब ओवर्ट क्लूजन। इन्हें फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बोलते हैं, डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, पर ये जो भी क्लूजन करें उसका मकसद क्या होता है? मोनोपोली पावर गेन करना। अब किस तरह करते हैं ये? कार्टेल बना लेते हैं या प्राइस लीडरशिप के जरिए। कार्टेल की फर्दर टू टाइप्स होती हैं।
ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मार्केट शेयरिंग। प्राइस लीडरशिप में 3 टाइप्स होती हैं। लो कॉस्ट फर्म को लीडर बना देते हैं, डोमिनेंट फर्म को लीडर बना देते हैं, या बैरोमेट्रिक फर्म्स को। ये हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ उसका। ठीक हो गया। उसके बाद नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। इसमें क्या होता है, जो फ्यू फर्म्स होती है ना, उनका आपस में इत्तेहाद नहीं होता, वो compete करती हैं। ठीक हो गया। इसमें ना 2 तरह के मॉडल हैं। कुछ पास्ट बिहेवियर से लर्न कर जाती हैं, कुछ पास्ट बिहेवियर से लर्न नहीं करती। इसमें 5 मॉडल हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्वेंट मॉडल है। कल से हम नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली स्टार्ट करेंगे। बर्ट्रैंड मॉडल है, ये एक एक लेक्चर में एक एक मॉडल होगा। स्ट्रैगलबर्ग मॉडल है, चैंबेलियन मॉडल है, और पांचवा है स्टिक वो किंग डिमांड कर वाला, पॉल सूजी का किंग डिमांड कर मॉडल। ठीक हो गया। तो अब हमने जो सबसे लेंथी मार्केट स्ट्रक्चर है ऑलिगोपोलिस्ट, उसका मैंने आपको स्केच समझा दिया है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स में ये हो जाएगा नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का टेस्ट अलग से होगा, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक छोटा सा चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर्स को, इन 5 मॉडल्स को, ये पहले हम 5 मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये हो जाएगा नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। फिर उसके बाद हम गेम थ्योरी और इसकी तरफ चलेंगे, क्या कहेंगे इसे, क्लूसिव ओलिगोपोली की तरफ। ठीक हो गया। फिर उनका हम मैं टेस्ट ले लूंगा। आज मैंने वैसे मोनोपोली का और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का आपको सेंड किया था। कोशिश तो कर रहे हैं कि साथ साथ जो पढ़ाया जाए आपसे उसी का टेस्ट ले लिया जाए। तो